अस्सलामुअलैकुम। ले जी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। उसके भी में हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में डिस्कस किया था, फिर हमने स्केल्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, और इससे लास्ट लेक्चर में हमने मोलिकन स्केल्स के बारे में डिस्कस किया था। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो स्केल्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही है, लेकिन आज हमने पाउंडिंग स्केल के बारे में डिस्कस करना है। चलिए शुरू करते हैं। ले जी आज का आपका टॉपिक पाउंडिंग स्केल है। आज आपने पाउंडिंग स्केल के बारे में पढ़ना है कि पाउंडिंग ने किस तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड आउट की थी एलिमेंट की। सबसे पहली बात ये है कि ये जो आपके पास पाउंडिंग स्केल है ना, ये 1932 में पेश किया गया था, जबकि मोलिकन स्केल 1934 में पेश किया गया था आफ्टर पाउंडिंग स्केल, और ये पहला साइंटिस्ट था जिसने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बताया था। लेकिन शुरू करते हैं कि देखते हैं कि पाउंडिंग ने किस तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड आउट करने का तरीकाकार बताया था। जरा देखिएगा। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक मॉलिक्यूल है और ये आपके पास मॉलिक्यूल है ए मॉलिक्यूल, ठीक है जी, ये ए मॉलिक्यूल है। ये आपके पास एक और मॉलिक्यूल है डैट इज़ बी मॉलिक्यूल, और ये आपके पास एक और मॉलिक्यूल है डैट इज़ ए बी मॉलिक्यूल। क्लियर होगी बात। ये आपके पास तीन मॉलिक्यूल है, ए मॉलिक्यूल, बी मॉलिक्यूल और ए बी मॉलिक्यूल। तो पाउंडिंग कहता था कि अगर आपने ए और बी के दरमियान बॉन्ड ब्रेक करवाना है तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करवाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ना, वो इन दोनों के बॉन्ड एनर्जी का एवरेज होगी। अब एवरेज के आपके पास दो तरीके होते हैं, वैसे तो तीन तरीके एवरेज निकाल लेंगे। हमारे स्केल्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में दो तरीके यूज़ हो रहे हैं, तो मैं उन्हीं दो तरीकों को कंसिडर करूँगा। मोलिकन ने एवरेज निकालने के लिए जो है ना अरिथमेटिक मीन यूज़ किया था, और जो पाउंडिंग है, पाउंडिंग ने एवरेज निकालने के लिए, एवरेज फाइंड आउट करने के लिए ना उसने कौन सा तरीका इस्तेमाल किया था, उसने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट किया था। ज्योमेट्रिक मीन से उसने एवरेज निकाला था, ठीक है जी। तो पाउंडिंग ने एवरेज फाइंड आउट करने के लिए ज्योमेट्रिक मीन का सहारा लिया था, जबकि मोलिकन ने एवरेज निकालने के लिए अरिथमेटिक मीन का सहारा लिया था। दोनों से एवरेज ही निकलता होता है। इट डजेंट मैटर कि आप कौन सा फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे अरिथमेटिक मीन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट चलना होता है कि उसने कौन सा फार्मूला यूज़ किया, तो लिहाजा हम उसी फार्मूले को यूज़ करते होते हैं। अब सुनिएगा ज़रा बात को। वो कहता था ए बी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, वो एनर्जी इन दोनों की बॉन्ड एनर्जी का एवरेज होगी। और वो कौन सा एवरेज है, उसने कौन सा एवरेज यूज़ किया था, ज्योमेट्रिक मीन यूज़ किया था। यानी कि क्या अल्फाज होंगे, इस बॉन्ड को, ए बी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, वो इन दोनों का अप्रॉक्सीमेटली ज्योमेट्रिक मीन होगी। यानी कि इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, वो इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन होगी या इन दोनों का एवरेज होगी। चलिए देखते हैं किस तरह। लेकिन ज़रा देखिएगा कि आपको फॉर एग्जांपल फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ए बॉन्ड को, ए मॉलिक्यूल के बी में इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, वो एनर्जी है जी 4 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड है। फ़र्ज़ कर लेते हैं बी मॉलिक्यूल के बी में इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, वो आपके पास है जी 6 किलो जूल पर मोल। मैंने क्या अल्फाज जोड़ा है कि इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, वो इन दोनों का अप्रॉक्सीमेटली ज्योमेट्रिक मीन होगी, यानी कि एवरेज होगी। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 4 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड है। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 6 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड है। अब ज़रा बात को गौर से सुनिएगा। अब आपके पास जो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है ए और ए के दरमियान जो बॉन्ड है, वो बॉन्ड आपका जो है वो 100% कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है जी, 100% कोवलेंट बॉन्ड है। अगर आप पूछेंगे कि यहाँ पे 100% कोवलेंट बॉन्ड क्यों है, तो इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है कि ये दोनों होमोटॉमिक मॉलिक्यूल है। ये होमोटॉमिक मॉलिक्यूल है, सेम एटम है। यहाँ पे जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इन दोनों एटम्स की
इक्वल अट्रैक्शन हो रही है, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वली अट्रैक्टेड हो रहे हैं बाय बोथ एटम, क्योंकि दोनों एटम सेम है। तो यहाँ पे आपके पास जो कोवलेंट बॉन्ड होगा वो 100% होगा। क्लियर होगी बात। इसका मतलब ये है कि इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितनी ए एटम की अट्रैक्शन लग रही है उतनी ही इस ए एटम की अट्रैक्शन लग रही होगी, क्योंकि दोनों एटम क्या है, सेम है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपको यहाँ पे 4 किलो जॉल पर मोल एनर्जी चाहिए इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, इस 4 में से आधा हिस्सा इस एटम की अट्रैक्शन को रिमूव करने के लिए चाहिए, इस एनर्जी में से आधा हिस्सा इस एटम की अट्रैक्शन को रिमूव करने के लिए चाहिए, क्योंकि दोनों एटम सेम है, दोनों एटम की सेम अट्रैक्शन होगी। यानी कि इस एटम की अट्रैक्शन को रिमूव करने के लिए 2 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए इस 4 में से, इस एटम की अट्रैक्शन रिमूव करने के लिए 2 किलो जूल पर मोल ही एनर्जी चाहिए, क्योंकि दोनों एटम क्या है, सेम है। क्लियर हो जाता बात। लीजिए अब इसको पढ़ा दे। यहाँ पे जो आपके पास बी मॉलिक्यूल है, बी मॉलिक्यूल के बी में जो आपके पास बॉन्ड है वो बॉन्ड 100% कोवलेंट बॉन्ड है। अगर आप पूछेंगे कि ये कोवलेंट बॉन्ड क्यों है, तो इसकी रीज़न ये है कि ये आपके पास होमोटॉमिक मॉलिक्यूल है। क्लियर हुई बात। होमोटॉमिक मॉलिक्यूल हो तो फिर आपके पास शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो अट्रैक्शन होती है वो दोनों एटम से सेम होता है, इक्वल होती है। ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वली अट्रैक्टेड बाय बोथ एटम। इन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जितनी अट्रैक्शन इस बी की लग रही है उतनी ही अट्रैक्शन इस बी की भी लग रही है। इसका क्या मतलब हुआ कि इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो 6 किलो जॉल पर मोल एनर्जी चाहिए उसमें से आधा हिस्सा इस एटम की अट्रैक्शन को रिमूव करने के लिए लगेगा, और इस एनर्जी में से आधा ही हिस्सा इस एटम की अट्रैक्शन को रिमूव करने के लिए लगेगा। फिर जाके पास बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो देखिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इस ए एटम की भी अट्रैक्शन है और इस बी एटम की भी अट्रैक्शन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए एटम की अट्रैक्शन को रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होती है, तो वो यहाँ से पता चल रहा है कितनी चाहिए, 2 किलो जॉल पर मोल एनर्जी चाहिए। और अगर मैं आपसे पूछूं कि बी एटम की अट्रैक्शन को रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, तो वो आपके पास चाहिए जी 3 किलो जॉल पर मोल। यानी कि टोटल इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 5 किलो जॉल पर मोल एनर्जी चाहिए इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। चले आते हैं, पाउलिन स्केल क्या कहता था, पाउलिन क्या कहता था, वो कहता था इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो इन दोनों का एवरेज होगी, इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन होगी। जरा देखिएगा, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन ए बी मॉलिक्यूल इज द ज्योमेट्रिक मीन। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन ए बी मॉलिक्यूल इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल एंड बी मॉलिक्यूल। तो मैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली डाल दूँ, यानी कि इक्वल टू ही हो गया ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल एंड बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी मॉलिक्यूल, यानी कि एवरेज। तो ये ज्योमेट्रिक मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आपने स्क्वायर रूट लेना होता है। तो किस किस की एनर्जी, किस किस का ज्योमेट्रिक मीन होगी, एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल इनटू एनर्जी ऑफ बी मॉलिक्यूल। यानी कि क्या मतलब हुआ, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड ऑफ ए बी मॉलिक्यूल इज द एवरेज ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल एंड बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी मॉलिक्यूल, या फिर द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड ऑफ ए बी मॉलिक्यूल इज द ज्योमेट्रिक मीन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द ज्योमेट्रिक मीन approximately equal to the average, approximately equal to the geometric mean of energy required to break the bond of A molecule into energy required to break the bond of between B molecule। ले जी, जहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि इसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एवरेज होगी इन दोनों मॉलिक्यूल का, बॉन्ड एनर्जी का एवरेज होगी या फिर ज्योमेट्रिक मीन होगी। अच्छा, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि एवरेज निकालने के आपके पास 3 तरीके होते हैं। हम सिर्फ 2 तरीकों को डिस्कस कर रहे हैं, 2 मेथड्स को डिस्कस कर रहे हैं, डैट इज़ अरिथमेटिक मीन और डैट इज़ ज्योमेट्रिक मीन।
अच्छा, जो ज्योमेट्रिक मीन होता है ना वो भी आपको एवरेज वैल्यू बताता है, और जो अरिथमेटिक मीन होता है वो भी आपको एवरेज वैल्यू ही बताता है। जो मैट्रिक मीन जो होता है ना वो आपको एवरेज वैल्यू जो है ना वो नियरली एवरेज वैल्यू बताता है। जो मैट्रिक मीन आपको नियरली एवरेज वैल्यू बताता है, यानी एवरेज के करीब करीब वैल्यू बताता है, जबकि अरिथमेटिक मीन एग्जैक्ट एवरेज वैल्यू बताता है। तो पहले कौन सा स्केल आया था? पहले आपके पास पाउलिंग स्केल आया था 1932 में। बाद में मोनिकन स्केल आया था जो कि 1934 में आया था। उसने अरिथमेटिक मीन यूज़ किया था चूँकि वो एग्जैक्ट मिड वैल्यू बताता है, जबकि ज्योमेट्रिक मीन नियरली मिड वैल्यू बताता है। तो ज़्यादा अच्छा कौन सा मेथड हुआ? अरिथमेटिक मीन हुआ। ज्योमेट्रिक मीन ज़्यादा अच्छा मेथड नहीं है। यही वजह के मोनिकन्स ने अरिथमेटिक मीन यूज़ किया था। इसको देखते हुए उसने कहा अरिथमेटिक मीन की वैल्यू ज़रा एग्जैक्ट वैल्यू होती है, लिहाजा उसको यूज़। एनी हाउ दोनों आपको जो है ना वो मिड वैल्यू ही बताते हैं, लेकिन ये नियरली मिड वैल्यू बताता है जबकि वो एग्जैक्ट मिड वैल्यू बताता है। तभी मैं यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली का साइन डाल रहा हूँ, इक्वल टू का साइन नहीं डाल रहा। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ज्योमेट्रिक मीन आपको नियरली मिड वैल्यू बताता है, तभी मैं यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली का साइन डाल रहा हूँ। एनी हाउ आगे चलते हैं जी, देखते हैं कि जो हमने ये जो थ्योरेटिकल बात की है, ये जो हमने लिखकर बातें की है, क्या ये बात सच भी है कि नहीं है। ज़रा देखिएगा, आपको ए बी मॉलिक्यूल के बी में इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए थी? आपको चाहिए थी 5 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए थी। ठीक है जी, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द बॉन्ड एनर्जी एवरेज ऑफ bond energy of A molecule and bond energy of B molecule, या फिर approximately equal to the geometric mean of bond energy of A molecule and bond energy of B molecule। ले जी, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो आपके पास A मोलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए थी? 4 एनर्जी चाहिए थी। जबकि बी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, बी मॉलिक्यूल के बी में बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए थी? 6 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए थी। ये आपके पास आ जाएगा किलो जूल पर मोल। ठीक है जी, उसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा 5 किलो जूल पर मोल अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 4 6 24। ये इससे कट जाएगा, आपके पास सिंपली आ जाएगा किलो जूल पर मोल। ठीक है जी, 24 का आपके पास स्क्वायर रूट होता है 5 किलो जूल पर मोल इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 24 का आपके पास स्क्वायर रूट होता है जी 4.8 किलो जूल पर मोल। ये आपके पास देख लीजिए अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आ गया, यानी कि इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी वो इन दोनों बॉन्ड एनर्जी का ज्योमेट्रिक मीन ही है, चाहे अप्रॉक्सीमेटली है लेकिन करीब करीब वैल्यू है 4.8 और ये 5 है। क्लियर हो गई जाता बात। ये सारी जो बातें हम कर रहे हैं, ये जो सारा हमने फिनोमिना किया है, ये कौन सा हम फिनोमिना कर रहे हैं? ये हम कर रहे हैं जी थ्योरेटिकल बातें कर रहे हैं, यानी कि हम थ्योरेटिकली देख रहे हैं, हम कैलकुलेशन ही करके देख रहे हैं कि क्या होगा। क्लियर हो गई जाता बात। ले जी आगे चलते हैं। अब हम ज़रा अब आते हैं जी अपने एक्सपेरिमेंटल की बातों की तरफ। एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं ना कि एक्सपेरिमेंट करके क्या होता है। अब वो कहता है, पाउलिंग कहता है जी कि जब एक्सपेरिमेंट करके देखा गया तो जो आपको एनर्जी चाहिए थी ए बी मॉलिक्यूल के बी में बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, वो तो एवरेज से ज़्यादा एनर्जी चाहिए थी, यानी ज्योमेट्रिक मीन से ज़्यादा एनर्जी चाहिए थी। उन दोनों का एवरेज नहीं चाहिए थी। ले जी, ये अब हम लिख देते हैं जी ग्रेटर देन। ले जी, एक्सपेरिमेंट करके पता चला कि ए बी मॉलिक्यूल के बी में जो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए वो तो एवरेज से ज़्यादा है, वो तो एनर्जी एक्सीड कर गई है। यहाँ पे आपको 5 किलो जूल पर मोल तो एनर्जी चाहिए, बल्कि 5 किलो जूल पर मोल से ज़्यादा एनर्जी चाहिए। हालांकि 5 किलो जूल पर मोल ही एनर्जी रिक्वायर्ड होनी चाहिए थी, लेकिन वो कहते हैं इससे ज़्यादा एनर्जी चाहिए। अब ऐसा क्यों है? हमें 5 से ज़्यादा क्यों चाहिए? 5 क्यों नहीं मिली? 5 क्यों नहीं रिक्वायर्ड हुई? लेकिन ज़रा दोनों के जवाब सुन लेने आपने। 5 किलो जूल पर मोल एनर्जी, पहले इसका जवाब सुन ले कि हमारी इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 5 किलो जूल पर मोल एनर्जी
ही क्यों नहीं लगी, इससे ज़्यादा क्यों लगी है? 5 किलो जूल पर मोल क्यों नहीं लगी? पहले इसका जवाब सुन ले। 5 किलो जूल पर मोल एनर्जी तब लगती जब आपके पास ये वाला बोर्ड भी क्या होता, 100% कोवलेंट होता। तो फिर आपकी इस बोर्ड को ब्रेक करने के लिए 5 किलो जूल पर मोल ही एनर्जी लगनी थी। अगर ये बोर्ड कौन सा होता, 100% कोवलेंट होता। लेकिन इस बोर्ड को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। इस बोर्ड को ब्रेक करने के लिए 5 किलो जूल पर मोल से ज़्यादा एनर्जी चाहिए। वो क्यों ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ज़रा सुन ले अब उसका भी रीज़न। अब होता क्या है कि ये आपके पास ए बी मॉलिक्यूल है और ए बी मॉलिक्यूल के दरमियान ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए हैं, शेयर्ड हुए हैं। अब ये कौन सा एटम है, ये ए एटम है और ये कौन सा एटम है, ये बी एटम है। ये कौन सा मॉलिक्यूल है, ये हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल है। इस एटम की नेचर कुछ अलग है और इस एटम की नेचर कुछ अलग है। कैसे? क्योंकि इसके बीच में न्यूक्लियर चार्ज कुछ और होगा, इसके बीच में न्यूक्लियर चार्ज कुछ और होगा। अब आपको पता है जब हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल हो तो कोई एक एटम शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा और कोई क्या खींचेगा, कम खींचेगा। अब जैसा कि मैंने आपके सामने ये केस किया है कि बी एटम इस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कम खींच रहा है, जबकि ए एटम इस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींच रहा है। या फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये जो आपके पास ए बी मॉलिक्यूल है, जो यहाँ पे शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो बी एटम ज़्यादा खींच रहा है और ए एटम ज़रा कम खींच रहा है। जो सा मर्जी आप केस समझ लें, मैंने दोनों आपके सामने केस, दोनों पॉसिबिलिटीज ड्रॉ कर दी है कि या तो ए एटम इस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींच रहा होगा, या तो बी को ज़्यादा खींच रहा होगा। चूँकि ये हमारे पास एग्जाम्पल भी थ्योरेटिकल है ना, तभी मैंने दोनों पॉसिबिलिटीज़ बता दी है। या तो ए कम खींच रहा होगा या फिर बी ज़्यादा खींच रहा होगा। एनी हाउ, चाहे आप इस केस को कंसिडर कर ले, चाहे आप इस केस को कंसिडर कर ले, आपके पास मॉलिक्यूल जो होगा वो क्या हो चुका होगा, पोलर हो चुका होगा। यानी कि आपके पास ए के ऊपर बी के ऊपर यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, और ए के ऊपर यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। यानी कि इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आपके पास हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल हो तो वहाँ पे आपके पास बोर्ड क्या बन जाता होता है, वहाँ पे आपके पास बोर्ड हो जाता होता है पोलर। और जब आपको पता है बोर्ड पोलर हो तो वहाँ पे आयोनिक करैक्टर होता है, और जहाँ पे आयोनिक करैक्टर हो वहाँ पे बोर्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। वहाँ जहाँ पे बोर्ड स्ट्रॉन्ग हो वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी चाहिए उसको ब्रेक करने के लिए। क्लियर होगी जाता बात। यानी कि यहाँ पे आपका बोर्ड क्या हो चुका हुआ है, पोलर बोर्ड हो चुका हुआ है। ठीक है जी। और जब पोलर बोर्ड कब होता है, पोलर बोर्ड हो तो क्या होता है, आयोनिक करैक्टर डेवलप हो जाता होता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, यानी कि पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता होता है। ज़्यादा बात क्लियर हो गई है। ले जी आगे चलते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कितनी एनर्जी एक्सीड की है, हमें कितनी ज़्यादा मज़ीद एनर्जी चाहिए इस बोर्ड को ब्रेक करने के लिए, तो आपने सिंपली क्या करना है, ये आपके पास है जी डेल्टा ए बॉन्ड बी। क्या मतलब होगा, ए बी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जो चेंज इन एनर्जी आया है, एक्सीड एनर्जी बढ़ गई है ना, तो वहाँ पे चेंज आ गया। वो कैसे निकलेगा, वो आपके पास निकलेगा एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड ऑफ ए बी मॉलिक्यूल माइनस एवरेज या ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल एंड बी मॉलिक्यूल। ऐसे ही निकलेगा ना। इसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और इसकी वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आप इसको इसमें से माइनस कर दें तो आपके पास डिफरेंस आएगा। उस डिफरेंस से आपको पता चल जाएगा कि इतनी मज़ीद एनर्जी लगी है इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। क्लियर होगी बात। ले जी बिल्कुल क्लियर होगी कि इसकी वैल्यू कम होगी, इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। इसको इसमें से माइनस कर दें तो आपको पता चल जाएगा कितनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ये डेल्टा जो है, ये डेल्टा यहाँ पे क्या होगा, ये डेल्टा आपको शो कर रहा होगा चेंज इन एनर्जी।
एनर्जी में चेंज, और वो एनर्जी में जो चेंज है वो एक्सीड में है, बढ़ जाएगी एनर्जी। ले जी आगे चलते हैं। ले जी जो जहाँ पे चेंज इन एनर्जी है, जो एक्सीड एनर्जी है, वो किस वजह से एक्सीड हुई है, यानी कि ए बी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड हुई है वो किस वजह से हुई है, वो इस पोलर बॉन्ड या आयोनिक करैक्टर की वजह से हुई है। तभी हम इस डेल्टा को, चेंज इन एनर्जी को, एक और नाम देते होते हैं। क्या नाम देते होते हैं? आयोनिक रेजोनेंस एनर्जी। क्लियर होगी बात कि जहाँ पे आयोनिक करैक्टर आ रहा है तभी हम इस डेल्टा को क्या नाम देते होते हैं? आयोनिक रेजोनेंस एनर्जी। या फिर इस एक्सीड्स एनर्जी को क्या नाम देते होते हैं? आयोनिक रेजोनेंस एनर्जी। क्योंकि आयोनिक करैक्टर की वजह से एनर्जी बढ़ी है, अदरवाइज एनर्जी नहीं बढ़नी थी। अदरवाइज 100% कोवलेंट बॉन्ड रहता तो इतनी ही एनर्जी चाहिए थी, बाकी अप्रॉक्सीमेटली ही होना था। लेकिन इस आयोनिक करैक्टर की वजह से जो एनर्जी चाहिए वो इसके एवरेज से ज़्यादा चाहिए। क्लियर होगी बात? ले जी आगे चलते हैं। ले जी ज़रा बात को गौर से सुनिएगा कि जो आपके पास आयोनिक करैक्टर होता है उतना ज़्यादा होता जाएगा जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या होगा? डिफरेंस होगा। बात समझिए कि नहीं समझिए? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा आयोनिक करैक्टर भी उतना ज़्यादा होगा, और आयोनिक करैक्टर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा पार्शियल नेगेटिव और उतना ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। और जितना ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। और जितनी ज़्यादा इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए उतना ज़्यादा ये क्या होगा? डिफरेंस होगा। तो इसका मतलब ये है कि आयोनिक करैक्टर जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उतना ज़्यादा होगा, और उतना ज़्यादा ये डिफरेंस क्या होगा? बढ़ता जाएगा, ए माइनस बी। देख ले, मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की तरफ ले गया हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड आउट करने की तरफ लेके जा रहा हूँ। ले जी यहाँ तक आपको सारी बातें जो है ना बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी, कोई इसके अंदर डाउट नहीं होगा। ठीक है जी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, आयोनिक करैक्टर जितना ज़्यादा होगा, वो क्यों होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा, आयोनिक करैक्टर ज़्यादा होगा। आयोनिक करैक्टर ज़्यादा होगा तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होगी, और जितनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी उतना ज़्यादा डिफरेंस बढ़ता जाएगा। क्लियर होगी जहाँ तक बात? ले जी आगे चलते जी। ले जी आपकी इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को फाइंड आउट करने का ना इस पाउली की एक लंबी चौड़ी डेरिवेशन है। ठीक है जी। वो सारी डेरिवेशन तो नहीं हमने कर दी, तो हमने सिंपली इसके आंसर की तरफ आना है, इसको एंड करना है। ज़रा देखिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसके बराबर है? चेंज इन एनर्जी के। यही है ना चेंज इन एनर्जी, डेल्टा ए बॉन्ड बी, ये चेंज इन एनर्जी बता रहा है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसके दरमियान है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ए और बी के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। ज़रा देखिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एक्स ए का मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस माइनस एक्स बी, क्या मतलब होगा एक्स बी का? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी एटम। एक्स ए का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एटम माइनस डिफरेंस एक्स बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी एटम। यानी कि ये मैंने क्या फाइंड आउट कर दूँ? ये मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस फाइंड आउट कर दूँ। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इक्वल टू किसके होगा? इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ चेंज इन एनर्जी के होगा। ये आपने डायरेक्ट याद रखना है। क्लियर होगी बात? ये बिल्कुल आपने जो है ना इसको डायरेक्ट याद करना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इक्वल टू होगा स्क्वायर रूट ऑफ चेंज इन एनर्जी के। ये सारी बातें मैं यहाँ पे बता चुका हूँ, बस ये आपके लिए स्क्वायर रूट एक नई चीज़ आई है, ये आपने डायरेक्ट याद रखना है। क्लियर होगी बात? यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स ए माइनस एक्स बी इज इक्वल टू ई ए माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ई ए मोलिक्यूल इंटू ई बी मोलिक्यूल। ठीक है जी। और ये ओवरऑल आपके पास क्या आ जाएगा? ओवरऑल स्क्वायर रूट।
स्क्वायर रूट को 1/2 के साथ भी शो करती है, यानी कि मैंने डेल्टा ए माइनस बी की जगह इस वैल्यू को पुट कर दिया। बात बिल्कुल क्लियर होगी, बिल्कुल आपको समझ आ गई होगी क्या हो रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस उतना ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा चेंज इन एनर्जी होगा। बस यहाँ पे एक नई चीज़ आ गई है, स्क्वायर रूट आ गया। क्लियर होगी बात। लीजिए आगे आपने एक छोटी सी कन्वर्जन करनी है। क्या कन्वर्जन करनी है? आपने जो बोर्ड एनर्जी फाइंड आउट की हुई है वो किस में है जी? किलो जूल पर मोल में, किलो जूल पर मोल में, किलो जूल पर मोल में। जो पाउलिंग ने बोर्ड एनर्जी फाइंड आउट की थी वो किस में थी जी? वो आपके पास थी जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में थी। ये चीज़ आपने याद रखनी है। आपने तो बोर्ड एनर्जी किलो जूल पर मोल में फाइंड आउट की है, उसने बोर्ड एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड आउट की थी। लिहाजा आपने अपने यूनिट्स को कन्वर्ट करना है। यहाँ पे जो आपने चेंज इन एनर्जी निकालना हुआ है, या एनर्जी ए बी, एनर्जी ए मोलिक्यूल, एनर्जी बी मोलिक्यूल, वो सब आपने किस में फाइंड आउट किए हैं? किलो जूल पर मोल में फाइंड आउट किए हैं। तो आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। और वो कैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट होगा? एक्स ए माइनस एक्स बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट चेंज इन एनर्जी ए बी। यही लिख दिया, चाहे इसको लिख ले चाहे इसको लिख ले, बात एक ही है। अब यहाँ पे ये चेंज इन एनर्जी किस में आ रहा है? स्क्वायर रूट के नीचे आ रहा है, इस छत के नीचे आ रहा है चेंज इन एनर्जी। तो यहाँ पे जो चेंज इन एनर्जी के यूनिट्स होंगे किलो जूल पर मोल, वो किसके नीचे है? इस छत के नीचे, इस स्क्वायर रूट के नीचे होंगे। तो लिहाजा आपने अब इस किलो जूल पर मोल को किस में कन्वर्ट करना है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करवाते होते हैं 96.5 किलो जूल पर मोल के साथ। इसको क्या करवाते होते हैं? डिवाइड करवाते होते हैं। अब ऊपर जो एनर्जी के यूनिट्स होंगे, ये जो चेंज इन एनर्जी है, जो एनर्जी के यूनिट्स होंगे, यहाँ पे जो किलो जूल पर मोल होगा, यहाँ पे जो किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल, वो किसके? स्क्वायर रूट के अंडर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के नीचे होगी। तो यहाँ पे जो आप कन्वर्जन के लिए वैल्यू लगा रहे हैं उसको भी फिर आपने किस में लिखना है? स्क्वायर रूट में ही लिखना है। तो फिर आपके पास जो आंसर आएगा वो आंसर किस में होगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। क्लियर होगी बात? कि यहाँ पे जो एनर्जी के यूनिट्स हैं किलो जूल पर मोल, वो स्क्वायर रूट के नीचे आ रहे हैं। तो किलो जूल पर मोल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 96.5 किलो जूल पर मोल के साथ डिवाइड करवाते हैं। आपने डिवाइड करवा दिया, आपने इसको भी किस में लिखना है? स्क्वायर रूट में ही लिखना है। क्यों स्क्वायर रूट में लिखना है? क्योंकि ऊपर किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल स्क्वायर रूट में थे। ले जी, बिल्कुल क्लियर बात हो गई, सारी बात आपको समझ में आ गई है। जहाँ पे आपके पास कोई ना कोई वैल्यू आएगी जिसका यूनिट होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पे आपका वो जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ कोई ना कोई वैल्यू होगी, वो इन दोनों एटम्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगी। आपको इन दोनों में से किसी एक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता होनी चाहिए। दूसरी तरफ आप उसको माइनस कर देंगे तो आपके पास दूसरे एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता चल जाएगी। यह भी हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, फिर आपको बात क्लियर होगी। लीजिए अब यहाँ पे ज़रा एक और बात सुने। ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अब यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। नो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी का यूनिट है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूनिट नहीं है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास फाइंड आउट करने के तरीके हैं वो सारे के सारे आर्बिट्रेरी हैं। मैंने, अगर आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला लेक्चर सुना हो तो उसके अंदर मैंने बताया हुआ कि हमने इसके जितने भी मेथड्स पढ़ने हैं, जितने भी स्केल्स पढ़ने हैं, वो सारे के सारे आर्बिट्रेरी हैं। यानी कि हमने किसी ना किसी वजह से जो है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड आउट कर ली है। जहाँ पे अब हम सारा काम क्या कर रहे थे? बोर्ड एनर्जी का डिफरेंस फाइंड आउट कर देते थे, बोर्ड एनर्जी फाइंड आउट कर देते। जो बोर्ड एनर्जी का डिफरेंस निकला है हमने उसी को रिलेट कर दिया किसके साथ? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के साथ उसको रिलेट कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इटसेल्फ अभी तक फाइंड आउट नहीं कर रहे, हम किसी ना किसी चीज़ के साथ रिलेट करके उसको फाइंड आउट कर रहे। तभी हम कहते होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ अ रिलेटिव टर्म। वो एक और वजह से भी कहते होते हैं क्योंकि हम फ्लो रील के साथ उसको कंपेयर करके निकालते होते हैं, तभी हम कहते होते हैं इट इज़ अ रिलेटिव टर्म। अब जैसा कि बुलिकन ने किया था, बुलिकन ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे फाइंड आउट की थी? आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्लियर होगी बात? इसी तरह पाउली ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे फाइंड आउट किया? बाय
चेंज इन एनर्जी से उसने जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस फाइंड आउट किया। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूनिट नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसको कहते हैं? द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की सलाहियत, टेंडेंसी का इटसेल्फ कोई यूनिट नहीं होता, लिहाजा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो डायमेंशनल लेस क्वांटिटी होती है, वो यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। यहाँ पे मैं फिर भी लिख देता हूँ नोट, क्या नोट आएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ आ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, टेंडेंसी का कोई यूनिट नहीं होता। क्लियर होगी बात? दूसरी यहाँ पे नोट, इट इज़ अ रिलेटिव टर्म, इट इज़ आ रिलेटिव टर्म, ये एक रिलेटिव टर्म है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। रिलेटिव का मतलब है इसको हमेशा कंपेयर करके निकाली जाए, और किसके साथ कंपेयर किया जाता है? वो फ्लोरीन के साथ उसको कंपेयर किया जाता है, वो मैं अभी बताता हूँ आपको। तो ये चीज़ याद रखनी है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा किसकी फाइंड आउट होती है? बॉन्डेड एटम की फाइंड आउट होती है, जो कि रिलेटिव है ना, रिलेटिव टर्म है। हमने किसके साथ इसको कंपेयर करना है? यहाँ पे आपके पास जो रेफरेंस एलिमेंट है, रेफरेंस एलिमेंट यानी कि ऐसा एलिमेंट जिसके साथ कंपेयर करके, जिसके साथ रिलेट करके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड आउट की जाती है, वो आपके पास कौन है? वो आपके पास है फ्लोरीन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 4.0, जो कि आपके पास क्या है? आर्बिट्रेरी है, हमने इसको फर्जी लेट की हुई है, खुद ही अपनी तरह से फ़र्ज की हुई है, क्योंकि फ्लोरीन पूरे पीरियोडिक टेबल में आफ्टर हीलियम सबसे छोटा एलिमेंट है, तभी हमने इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट कह दी हुई है, जो कि क्या है? 4.0। अगर आप कहेंगे हीलियम सबसे छोटा एलिमेंट है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाईएस्ट होनी चाहिए थी, तो यहाँ पे आंसर ये है कि हीलियम नोबल गैस है, उसका वैलेशन कंप्लीट है, वो बॉन्ड नहीं बनाता। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा बॉन्डेड एटम की फाइंड आउट होती है, ठीक है जी। हीलियम बॉन्ड नहीं बनाता, लिहाजा हम उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हाईएस्ट कंसिडर नहीं कर सकते। फ्लोरीन का साइज़ हीलियम के बाद सबसे छोटा है, ये बॉन्ड भी बनाता है, तो हमने इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को फर्जी तौर पे हाईएस्ट कह दिया, और वो कितनी है? 4.0। अगर आपने किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड आउट करनी है तो आप उसको फ्लोरीन के साथ क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे, तभी हम कहते होते हैं इट इज़ अ रिलेटिव टर्म। लीजिए यहाँ पे जो नोट करने वाली बात है, वो नोट करने वाली बात ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा बॉन्डेड एटम की देखी जाती है। जब भी कोई एटम बॉन्ड बनाता है, फिर वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तब भी होते हैं ना जब वो बॉन्ड बनाता है, अदरवाइज आइसोलेटेड एटम कहाँ से शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा? लिहाजा आइसोलेटेड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड आउट नहीं हो सकती। हमेशा बॉन्डेड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्डेड एटम, नॉट आइसोलेटेड एटम। मे भी शायद यही वजह थी कि मोलिकन स्केल, जो कि इसके बाद 1934 में पेश किया गया था, जो मॉडर्न कंसेप्ट के साथ पेश किया गया था, जिसके मीन में अरिथमेटिक मीन को यूज़ किया गया था, लेकिन उसने वहाँ पे जो आयनाइजेशन एनर्जी और जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फाइंड आउट की थी वो आइसोलेटेड एटम की थी। जबकि हम कह चुके हुए हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्डेड एटम, नॉट द आइसोलेटेड एटम। आइसोलेटेड एटम की जो प्रॉपर्टी नहीं होती, ये हमेशा बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी होती है। तभी हम कहते होते हैं कि पाउली स्केल में जितनी भी लिमिटेशन है, उन तमाम लिमिटेशन के बावजूद पाउली स्केल सबसे बेस्ट स्केल है, और ये किसने कहा था? ड्रैगो ने कहा था 1960 में। अच्छा, यहाँ पे कुछ बच्चे सवाल करते हैं, सर फ्लोरीन को ही क्यों स्केल के तौर पे लिया गया है, फ्लोरीन के साथ ही क्यों कंपेयर किया गया है? तो बेटा जी मैं आपको बता देता हूँ कि फ्लोरीन से पहले एक मेरा फेवरेट एलिमेंट है, और वो कौन सा है जी? वो है जी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को एज आ रेफरेंस माना जाता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.20 है। फ्लोरीन से पहले हाइड्रोजन को रेफरेंस एलिमेंट माना जाता था, यानी फ्लोरीन से पहले हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनवाकर उसकी दूसरे एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड आउट की जाती थी, और हाइड्रोजन की आर्बिट्रेरी वैल्यू क्या थी? 2.20, जो कि अब भी है। हाइड्रोजन को इसलिए रेफरेंस स्केल के तौर पे लिया गया था पहले, क्योंकि हाइड्रोजन आपको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड दोनों में नज़र आता है। तकरीबन हाइड्रोजन तमाम एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाता है, तभी पहले हाइड्रोजन का दिया गया था। फिर बाद में पता चला फ्लोरीन के साथ रिजल्ट अच्छे आते हैं, तो फिर फ्लोरीन को लिया गया।
ले जी, ये आपके पास ये सारा टॉपिक क्लियर हो गया। अब हम एक एग्जांपल को सॉल्व कर लेते हैं। क्या एग्जांपल है ज़रा देखिएगा। वो कहते हैं जी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ क्लोरीन एंड फ्लोरीन वो है जी 75.259 किलो जूल पर मोल। जी है जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस फाइंड आउट किया गया है फ्लोरीन और क्लोरीन के दरमियान, जो कि 75.259 आया है। तो वो कहते हैं जी आपने क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड आउट करनी है। चलिए जी शुरू करते हैं। तो उसने ये चीज़ आपको बता दी हुई है XCl माइनस XF, और आगे उसने स्क्वायर रूट चेंज इन एनर्जी आपको बताती हुई है 75.259 किलो जूल पर मोल है। तो क्या करना होता है, किलो जूल पर मोल को पहले किस में कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो किसके साथ डिवाइड करेंगे, 96.5 किलो जूल पर मोल। तो आपके पास यहाँ पे आंसर आएगा जी XF 75.259 किलो जूल पर मोल। ठीक है जी, उसने सिंपली इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस फाइंड आउट करके बता दिया। आपने इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो 96.5 किलो जूल पर मोल के साथ इसको क्या करेंगे, डिवाइड करवा देंगे। ठीक है जी, आपने सिंपली इसको डिवाइड करवा देना है। अब आपने जहाँ पे स्क्वायर रूट क्यों नहीं लिया, क्योंकि ऊपर किलो जूल पर मोल स्क्वायर रूट में नहीं था, तो लिहाजा आपने इसको स्क्वायर रूट में ले लिया। ठीक है जी, तो ये किलो जूल पर मोल किलो जूल पर मोल से कैंसल आउट हो जाएंगे। जैसे कि मैंने जहाँ पे बताया था ना, जो स्क्वायर रूट में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ऊपर जो किलो जूल पर मोल था वो भी स्क्वायर रूट में था, तो लिहाजा इधर नहीं है, तो इधर हम सिंपली ले रहे हैं। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा जी 0.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आंसर आ जाएगा। अब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है, तो आप उधर से उसको माइनस कर देंगे। ठीक है जी, XF माइनस 0.78। तो आपको पता है जी कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है जी, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 माइनस 0.78। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा जी 3.22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3.22 क्लोरीन की क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। ले जी, होपफुली आपको पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई बात समझ में ना आए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फेसबुक के पेज पे पूछ सकते हैं जी। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।